नमस्कार मित्रों, मैं विपिन कुमार सक्सेस पॉइंट गुरुकुल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफ़िले होते हैं, के पीछे काफ़िले होते हैं। आइए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में बताया था, उनका कालक्रम बताया था, कौन-सी कंपनी किस समय भारत आई, ठीक है? पिछली क्लास में मैंने आपको पुर्तगाल के बारे में पढ़ाया था। पुर्तगाली 1498 में भारत आए, ठीक है? सबसे बाद में भारत से वापस गए, इतना आप सभी लोगों को मालूम है। उसके बाद पुर्तगाल के बाद डच आते हैं। डच मूलतः नीदरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड। नीदरलैंड को ही हॉलैंड नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? अब चलिए देखते हैं अपने डच। डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड। नीदरलैंड। तो नीदरलैंड के बारे में कुछ जान लेते हैं, बेसिक चीज़ें। नीदरलैंड की जो राजधानी है, वो कहाँ है? एम्स्टर्डम में। राजधानी एम्स्टर्डम, ठीक है? इतना याद रहेगा? राजधानी एम्स्टर्डम में है। नीदरलैंड की मुद्रा यूरो है। क्या है? मुद्रा मुद्रा यूरो है, ठीक है? नीदरलैंड को समुद्र तल से नीचे की भूमि के नाम से भी जानते हैं, ठीक? नीदर नीदरलैंड का एक शहर है द हेग। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इतनी चीजें समझ में आई मेरे प्यारे भाइयों बहनों? अगर समझ में आई हों तो ठीक है, मैं अब आगे बढ़ता हूँ इसके बाद, ठीक है? नीदरलैंड नीदरलैंड के बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है कि उसकी राजधानी कहाँ है, मुद्रा क्या है, ठीक है? और द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डचों के डच नीदरलैंड के निवासी थे। 1500 सॉरी 1495 से सॉरी 1595 से 1596 क्या कालक्रम रहा है इनका? भारत आने का कालक्रम 1595 से 1596 रहा है। कि कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में भारत आए। किसके नेतृत्व में? कॉर्नेलियस हाउटमैन। कॉर्नेलियस कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में भारत आए। कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में भारत आए। कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में भारत आए, ठीक है? इतना समझ में आया? ठीक। 1602 में इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की। इसकी स्थापना की 1602 में 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की। ये चीज समझ में आई? उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आई होगी। इसमें 17 व्यक्तियों का 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड गठित किया गया। इस कंपनी में कितने व्यक्ति? 17 व्यक्तियों का बोर्ड गठित किया गया। 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया गया, ठीक है?
इतना समझ में आ गया कि भारत जब डच लोग आए, उन्होंने एक अपनी कंपनी स्थापित की, जिसको उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड नाम दिया। इसमें 17 व्यक्ति थे जो उसके बोर्ड मेंबर्स थे और ये इस कंपनी का उद्देश्य था भारत में आकर भारतीय लोगों के साथ व्यापार करना। ठीक है? उसके बाद 1605 में कब? 1605 में मूसलीपट्टम मूसलीपट्टम ये मूसलीपट्टम कृष्णा जिला, ये किस जिले में पड़ती है? कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश में पहली फैक्ट्री की स्थापना की। 1605 में मूसलीपट्टम कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश में फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित की। क्या किया? फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है? फर्स्ट फैक्ट्री डच लोगों ने कहाँ पर बनाई? 1605 में मूसलीपट्टम में बनाई। तो मूसलीपट्टम है वो कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है? अब इसमें थोड़ा-सा अगर आंध्र प्रदेश के बारे में बात आ गई तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ओके? भाषाई आधार पर गठित होने वाला भाषाई आधार पर गठित होने वाला गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही है। ठीक? आंध्र प्रदेश कौन सा है अपना? आंध्र प्रदेश। अच्छा, इसका गठन कब हुआ? तो गठन हुआ 1 अक्टूबर 1953 को। कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है? इतनी चीज समझ में आ गई? अगर भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन किया गया, तो यहाँ से ये भी जान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है? यहाँ की जो भाषा है वो तेलुगु है। कौन सी है? तेलुगु। ये चीज़ समझ में आई? राजधानी सभी को मालूम होगी, नहीं मालूम तो बता देता हूँ। राजधानी अमरावती है। राजधानी कहाँ पर है? अमरावती। ठीक है? राजधानी अमरावती है आंध्र प्रदेश की। ठीक है? इतना चीज समझ में आ गई? अब एक चीज और जान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश तटरेखा सेकंड तटरेखा वाला राज्य है। इसकी 974 किलोमीटर 974 किलोमीटर तटरेखा है। कौन सी? तटरेखा। इतनी चीज समझ में आ गई? ठीक है? मूसलीपट्टम प्राचीन बंदरगाह भी है। ठीक? और ये कलमकारी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। मूसलीपट्टम अभी आंध्र प्रदेश में जो पड़ता है, जहाँ पर डच लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, मूसलीपट्टम क्या है? कलमकारी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक? और आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम। ठीक है? इतनी चीज आ गई? ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आंध्र आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कुचिपुड़ी है। कौन सा? शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी। ठीक? इतनी चीज समझ में आ गई? ठीक? श्रीहरिकोटा में इसरो का मुख्यालय भी है। इंडियन स्पेस
रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, ठीक है? ठीक। और वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। ठीक? चलिए, ये इसमें 1605 में मूसलीपट्टम में डच लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली आकर, ठीक है? अब दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर खोली? दूसरी फैक्ट्री कालीकट में। कहाँ पर? कालीकट में बनाई आकर डचों ने दूसरी फैक्ट्री कालीकट में बनाई। कालीकट कालीकट में सेकंड फैक्ट्री खोली। सेकंड फैक्ट्री डच लोगों ने बनाई। सेकंड फैक्ट्री, ठीक है? कालीकट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। सॉरी, कालीकट के बारे में पढ़ा दिया था। सेकंड फैक्ट्री कहाँ पर बनाई? सेकंड फैक्ट्री पुलिकट में बनाई। पुलिकट सेकंड फैक्ट्री कहाँ पर बनाई? पुलिकट में बनाई, ठीक है? अब पुलिकट के बारे में जान लेते हैं, ठीक? सेकंड फैक्ट्री पुलिकट में खोली। पुलिकट में ही डच लोगों ने स्वर्ण सिक्के ढाले। क्या ढाले? पुलिकट में जो सेकंड फैक्ट्री पुलिकट में बनाई, यहीं पर स्वर्ण सिक्के ढाले। क्या डाले? स्वर्ण सिक्के, जिनको नाम दिया गया पैगोडा। क्या नाम दिया गया? पैगोडा। जिनको पैगोडा नाम दिया गया, ठीक है? जिनको पैगोडा नाम दिया गया, स्वर्ण सिक्के ढाले कहाँ पर? पुलिकट में। अब पुलिकट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? पुलिकट में पुलिकट पुलिकट भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील भी है। क्या है? सबसे बड़ी लैगून झील भी है। क्या है? लैगून झील। पुलिकाट सॉरी, पुलिकाट भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। क्या है? पुलिकाट भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील भी है। इतना चीज समझ में आ गई, ठीक है? भारत की सबसे बड़ी भारत एवं एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? उड़ीसा में चिल्का झील सबसे बड़ी लैगून झील लैगून झील या खारे पानी की झील लैगून झील या खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। चिल्का झील ये कहाँ पड़ती है? ये उड़ीसा में पड़ती है, ठीक है? इतनी चीज समझ में आ गई। और सेकंड कौन सी है? पुलिकट है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, यानी कि खारे पानी की झील। अब लैगून झील से समझते हैं, लैगून झील क्या होती हैं? लैगून झील वो झीलें होती हैं जो कहीं ना कहीं एक पतरी या सकरी रास्ते से समुद्र से जुड़ी होती हैं, ठीक है? ये चीज समझ में आ गई। और ये खारे पानी की झीलें होती हैं, ये झीलें उथली झीलें होती हैं, ठीक? जो पुलिकट झील है, इसकी लंबाई 700 पुलिकट झील इसका एरिया 759 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। 759 वर्ग किलोमीटर। और ये दो प्रदेश आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में फैला हुआ है, ठीक है? इतना समझ में आया, ठीक? अब 1616 में डच लोगों ने सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाई। कहाँ पर? 1616 में सूरत में फैक्ट्री की स्थापना। 1616 में सूरत में डच लोगों ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की।
ठीक है, इतना समझ में आया। ये सूरत जो है, पहले तो ये समझ लो, सूरत गुजरात राज्य का एक शहर है। ठीक है, अब सूरत के बारे में दो चार पॉइंट जान लेते हैं। सूरत को डायमंड सिटी कहलाती है। क्या? डायमंड सिटी नाम से भी जानते हैं, डायमंड सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायमंड सिटी भी कहा जाता है। इसको, सूरत को। विश्व के 90% हीरे की कटिंग सूरत में ही होती है। कहां पर होती है? सूरत में होती है। 90% हीरे की कटिंग कहां पर हो रही है? सूरत में ही हो रही है। कहां पर? सूरत में हो रही है। ठीक। सूरत को वस्त्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। सूरत गुजरात का एक शहर है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक। अब गुजरात के बारे में जान लिए। यहाँ पर स्टेचू ऑफ यूनिटी, सबसे बड़ी जो प्रतिमा है, स्टेचू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। ठीक है, यहीं पर गिर राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। कच्छ का रण, दुनिया का सबसे बड़ा सफेद नमक का रेगिस्तान भी कहां पर है? गुजरात में ही है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ का, गुजरात का जो नृत्य है, गरबा एवं डांडिया है। कौन सा? गुजरात का नृत्य गरबा एवं डांडिया। गरबा एवं डांडिया है गुजरात का नृत्य। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक। अब देखते हैं, इसके बाद 1627 में डच लोगों ने पीपली, पश्चिम बंगाल में अपनी फैक्ट्री बनाई। कहां पर? पीपली, पश्चिम बंगाल। उसके बाद 1653 में, 1627 में पीपली, 27 में पीपली, पीपली बंगाल। ठीक। 1653 में बंगाल में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई, चिंसुरा में। चिंसुरा कहां पर? चिंसुरा, ये हुगली, हुगली के पास स्थित है। कहाँ? हुगली के पास। हुगली एक जगह भी है और हुगली एक नदी भी है जो पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर पश्चिम बंगाल से ही थे। दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया है। ये जो दार्जिलिंग की चाय है वो कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। इसको जीआई टैग भी हासिल है। ठीक। इसके बाद 1664 में डच लोगों ने, 1664 में औरंगजेब को, औरंगजेब को 31 शाही 1/2 प्रतिशत चुंगी देकर, यानी कि चुंगी को क्या कहते हैं? टैक्स, टैक्स देकर, टैक्स देकर बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। किसमें? औरंगजेब को टैक्स देकर बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। ठीक है, व्यापार करने की अनुमति इसने डच लोगों ने प्राप्त की। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1663 में, 1663 में कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित की डच लोगों ने। कहां पर? कोचीन में। अब ये समझते हो कोचीन, पहले तो कि कहां पड़ता है? कोचीन केरल में पड़ता है। ठीक है, कोचीन एक बंदरगाह भी है। ठीक।
ये अरब सागर की रानी नाम से भी जाना जाता है। कौन? 1663 में कोचीन में फैक्ट्री स्थापित की। कहाँ पर? कोचीन में। कोचीन में, ठीक है। एक बंदरगाह भी है, बंदरगाह भी है, बंदरगाह है। इसको अरब की रानी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? कोचीन को अरब की रानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब की रानी। कोचीन केरल का एक शहर है, ठीक है। केरल, केरल का जो नृत्य है वो मोहिनीअट्टम और कथकली है, ठीक। यहाँ का जो प्रमुख त्योहार है वो ओणम है। 1690 में 1690 में कोलकट की जगह नागपट्टनम को गवर्नर का डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया। क्या किया इन्होंने? 1690 में जो इनके गवर्नर होते थे डच लोगों के, उनका मुख्यालय चेंज कर दिया। कहाँ कर दिया? नागपट्टनम कर दिया, ठीक है। ठीक, इतना समझ में आया? ठीक। इसके बाद क्या होता है? 1759 1759 में बेड़रा पश्चिम बंगाल। कौन सी जगह? बेड़रा पश्चिम बंगाल। बेड़रा पश्चिम बंगाल, यहाँ पर डच एवं अंग्रेजों का युद्ध होता है। डच एवं अंग्रेजों का युद्ध होता है, जिसमें डच लोग बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। क्या होता है? डच बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। डच बुरी तरह पराजित हो जाते हैं और इसके बाद ये भारत से वापस नीदरलैंड के लिए पलायन कर जाते हैं, ठीक है। अब इसमें ये देखते हैं डच लोग भारत में क्या लेकर आए। डच भारत में कांच के बर्तन, डच भारत में कांच के बर्तन लाए। कांच के बर्तन और दर्पण भी, दर्पण डच लोग लेकर आए। आलू भी भारत में डच लोग ही लाए। कौन? आलू लाने का श्रेय भी डच लोगों को ही है। डच लोगों को ही है भारत में। डच के बारे में इतना आज मैंने इस क्लास में आप लोगों को डिस्क्राइब किया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू।